हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है मानव हृदय। आपको मैं मानव हृदय से संबंधित जो भी पॉइंट्स परीक्षाओं में बनते हैं, चाहे क्लास 10th या कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन के लिए, ठीक है, उन सभी बातों को मैं मतलब इस वीडियो में, एक ही वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद इसका पार्ट 2 जो आएगा वो होगा रक्त, ठीक है। तो इसका अगला भाग रक्त होगा। और आज हम समझेंगे हृदय के बारे में कि क्या क्या प्रश्न बनते हैं यहाँ से, किस किस जंतु के हृदय में कितने कक्ष होते हैं और क्यों होते हैं। अगर मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, क्यों होते हैं मछली के हृदय में 2 कक्ष। मनुष्य के और पक्षियों के हृदय में 4 कक्ष क्यों होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष क्यों होते हैं, बल्कि अधिकतर उभयचर जो है उनके हृदय में 3 और सरीसृप के हृदय में 3 कक्ष क्यों होते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष बातों को हम ये वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव हृदय, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी संरचना पर चर्चा करेंगे कि संरचना कैसी होती है। तो मानव हृदय लगभग तिकोना संरचना वाला होता है, ठीक है। इसके ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे का भाग सकरा होता है, ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है। इसके बाद यह दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ध्यान देंगे, ये दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो होता है, इसका अधिकांश भाग वो किधर होता है, बाएं साइड। अधिकांश भाग किधर होता है, बाएं साइड, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक हड्डी होती है, वक्षस्थि कहते हैं उसे, ठीक है, और अस्थि पंजर। इसके द्वारा हृदय अंदर ढका हुआ रहता है, ठीक है, जिससे इसकी सुरक्षा होती है, ठीक है। तो ये होगा संरचना। अब आगे मानव हृदय में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो बाहरी संरचना है, बाहरी जो झिल्ली है, ये दोहरी झिल्ली है, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं आप, दोहरी झिल्ली है। और इस दोहरी झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। और हृदय संबंधी जो डॉक्टर होते हैं उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। आगे तो इन दोनों झिल्लियों के मध्य भाग में एक तरह का द्रव भरा होता है, ठीक है, एक तरह का फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव। देखिए, यह पेरिकार्डियल द्रव बहुत ही विशेष है, क्योंकि हृदय को आघात, चोट से बचाने का कार्य जो है वो पेरिकार्डियल द्रव द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा है कि हृदय को आघात से बचाने का कार्य किसके द्वारा होता है, तो दोनों दोहरी झिल्ली के मध्य में पेरिकार्डियल द्रव होता है, उसके द्वारा मानव हृदय की सुरक्षा होती है, ठीक है। आगे इसके बाद हम देखेंगे कि यह बीचों बीच 2 भाग में बटा होता है। यह बीचों बीच 2 भाग में बटा होता है, और इसको कहते हैं, ये क्या है, इधर अलिंद, इधर निलय, ठीक है। मतलब इधर अलिंद और इधर भी अलिंद, सॉरी। ये ऊपर वाले जो सेक्टर है, ठीक है, कक्ष है, इन दोनों को कहते हैं अलिंद, और नीचे वाले दोनों को कहते हैं निलय। नी से नीचे, नी से निलय, याद रहेगा आपको। तो ये क्या है, ये दायां साइड है, तो ये दायां निलय है। और ये क्या है, बायां निलय। ये दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, ठीक है। अब अलिंद और निलय को जो भित्ति, जो दीवार अलग करती है, अलिंद और निलय को जो दीवार अलग करती है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, तो अंतरा अलिंद निलय भित्ति। अंतरा अलिंद निलय भित्ति, ठीक है। और दोनों अलिंदों को जो अलग कर रहा है उसे कहेंगे अंतरा अलिंद भित्ति। इन दोनों को जो अलग कर रहा है उसे अंतरा निलय भित्ति, ठीक है। मतलब ये बीच में एक दीवार है दोनों निलय के बीच, तो अंतरा निलय भित्ति। और ये भी एक दीवार है दोनों अलिंद के बीच, तो अंतरा अलिंद भित्ति। और इन दोनों अलिंद और निलय के बीच जो भित्ति है उन्हें अंतरा अलिंद निलय भित्ति, अंतरा अलिंद निलय भित्ति, ये वाला दीवार, ठीक है। अंतरा अलिंद भित्ति जो दाईं ओर है, ठीक है, इस पर 3 कपाट लगे होते हैं। 3 ढक्कन जैसी संरचना होती है, 3 कपाट लगे होते हैं छिद्र के ऊपर, और इधर 2 कपाट होते हैं। आगे हम समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। आगे यहां पर हम बात करें तो फिर ऊपर का जो दीवार होता है, मतलब ये जो ऊपर की संरचना है अलिंद, अलिंद की दीवार पतली होती है, निलय की दीवार मोटी होती है, याद रखेंगे।
अलिंद की दीवार पतली होती है, निलय की दीवार मोटी होती है। आप नोट करते जाइए एक एक पॉइंट, ठीक है, आपके पास एक बेहतर नोट बन जाएगा हृदय पर। उसके बाद ध्यान देंगे कि ये दायां निलय है और ये बायां निलय है। तो बायां निलय की जो दीवार होती है वह बाएं मतलब दाएं निलय से ज्यादा मोटी होती है, 4-5 गुना ज्यादा मोटी होती है। क्यों होती है, आगे हम चर्चा करेंगे इस बात पर। अब आगे देखिए, तो ये हो गया संरचना की बात। ये क्या हो गई, संरचना की बात। यहाँ से अर्धचंद्राकार वाल्व लगे होते हैं और ये जो रचना निकलती है ये फेफड़े तक जाती है, जिसे कहते हैं फुफ्फुस धमनी। और इधर आती हुई एक रचना होती है जो कि अलिंद में आती है, इसको क्या कहते हैं, फुफ्फुस शिरा, ठीक है। ये फेफड़े से आने वाली है, ध्यान देंगे, इधर हम इनका चिन्ह कर देते हैं, आने वाली, और ये फेफड़े की ओर जाने वाली, फुफ्फुस में जाने वाली मतलब फेफड़े में जाने वाली, ठीक है, नली है। तो इस सब नामों को आप समझ चुके हैं। आगे ये है महाशिरा, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। ये आगे से होता है, ये पीछे से, तो अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, ठीक है। आगे हम रक्त वाहिनियों में शिरा और धमनियों के बारे में विशेष बातें समझाएंगे, लेकिन कुछ बात आप समझ लीजिए कि रक्त वाहिनियां जो है वो धमनी और शिरा, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिरा में अशुद्ध, ठीक है। केवल इतना ही बात नहीं, इसमें बहुत सारी बातें हैं, अभी आपको हम समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाशिरा ये भी शिरा ही है, दोनों अलिंद में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, अलिंद में, ठीक है। आगे ये क्या है, ये है महाधमनी। क्या है, महाधमनी, जो रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है, ठीक है। अब आइए इसके क्रियाविधि पर मतलब चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप एक बात जान ले कि हृदय में निरंतर शिथिलन और संकुचन होता है। मतलब ये दोनों अलिंद और ये दोनों निलय, अलिंद जब पचकेगा, जब संकुचन, चिपकना, पचकना मतलब संकुचन होना, सिकुड़ना, जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, ठीक है। जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, जब ये सिकुड़ता है, ठीक है, जब ये सिकुड़ता है, जब संकुचन होता है तो संकुचन को कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल, आप लिख लेंगे सिस्टोल। संकुचन होता है तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल। यहां नहीं लिखते हैं, अलग लिख देते हैं। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और शिथिलन को मतलब जब फैलता है, फैलना, शिथिलन, सिकुड़ना, संकुचन, तो शिथिलन को कहते हैं क्या, डायस्टोल। मतलब इसका इंग्लिश नाम है, लेकिन प्रश्न परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है कि हृदय में संकुचन को क्या कहते हैं, और इंग्लिश नाम को एक तरह का क्वेश्चन बना दिया गया है ना। चलिए अब देखिए, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि जब यह फैलता है और यह सिकुड़ता है, जब यह फैलता है और यह सिकुड़ता है, तो इसके कारण रक्त का आदान प्रदान होता रहता है दोनों में, ठीक है। रक्त का आवागमन होता रहता है। किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले महाशिरा से रक्त आता है, जब यह फैलता है, जब अलिंद फैलते हैं, जब अलिंद फैलते हैं तो अलिंद में रक्त आता है। जब अलिंद में रक्त भर जाता है तो फिर अलिंद चिपकता है, सिकुड़ता है, और जब अलिंद सिकुड़ता है तो फिर रक्त कहाँ जाते हैं, निलय में। रक्त कहाँ जाते हैं, निलय में। कब, अलिंद के सिकुड़ने पर। और फिर जब ये सिकुड़ता है तो यहाँ से रक्त फिर इसमें फेफड़ों के यहाँ, और यहाँ से रक्त बाहर पूरे शरीर में। इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तीर 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 हो गया ना, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है, मतलब हमारा जो रक्त है वह मतलब ऑक्सीजन जब साथ लेकर के चलता है तो उसे कहते हैं शुद्ध रक्त, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है उसे कहते हैं शुद्ध रक्त। तो जब हम कार्य करते हैं वहाँ ऊर्जा खपत होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो उस स्थान का जो रक्त है वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है, मतलब अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध रक्त शिराओं में बहते हैं। कहाँ बहते हैं, शिराओं में, ठीक है। तो शिराओं से पूरे शरीर से रक्त कहाँ आता है, शिराओं के द्वारा। किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा। कहाँ आता है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्रियाविधि को स्पेशल तरीके से बता रहा हूं। शरीर से पूरा रक्त जो है वह आता है कहाँ, अलिंद में,
किस अलिंद में? दाएं अलिंद में। सबसे पहले रक्त कहाँ आता है? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद जब पचकता है, यह अलिंद वाला भाग जब पचकता है तो मतलब सिकुड़ता है, तो रक्त इस तीनों त्रिदलीय कपाट के कारण, ध्यान देंगे यहाँ, ये जो त्रिदलीय कपाट है इसके द्वारा, इस कपाट रूपी छिद्र के द्वारा नीचे आता है कहाँ? निलय में, दाएं निलय में। ठीक है, और ये कपाट इस तरह से बने होते हैं कि रक्त नीचे आएगा तो, लेकिन फिर इसमें नहीं जाएगा। ध्यान देंगे इस बात को कि रक्त को, ये जो त्रिदलीय कपाट है ये रक्त के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं एक दिशा की ओर। मतलब कि अलिंद से निलय में रक्त आएगा तो, लेकिन फिर अलिंद में नहीं जाएगा, क्योंकि ये चिपकेगा। अगर अलिंद में चला गया तो फिर फेफड़ा में हृदय से रक्त कैसे जाएगा? तो इस तरह से यहाँ आया अलिंद में, अलिंद से निलय में आया और ये कपाट बंद हो जाते हैं। रक्त आने का रास्ता है, जाने का ऊपर रास्ता नहीं है। उसके बाद यहाँ अर्धचंद्राकार चाप है। ठीक है, इस चाप के कारण रक्त ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। किसमें? पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज, फुफ्फुस धमनी, इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त, मतलब कि सीरा, महासीरा द्वारा कहाँ आया? अलिंद में। अलिंद से कहाँ गया? त्रिदलीय कपाट द्वारा निलय में। किस निलय में? दाएं निलय में। दाएं निलय से एक चाप गुजरती है, इस चाप से कहाँ जाता है रक्त? ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, और किस में प्रवेश करता है? फुफ्फुस धमनी में। इस चाप से कहाँ प्रवेश करता है? फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाता है? तो दोनों फेफड़ों में। कहाँ? फेफड़ों में, याद रखेंगे। फुफ्फुस धमनी रक्त को कहाँ ले जाती है? कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों में ध्यान देंगे, फेफड़े की संरचना थोड़ा सा समझ लेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम नहीं समझाते। अब देखिए, यहाँ पर जब रक्त आता है, यहाँ जब रक्त आता है, आपको ध्यान होगा श्वसन में मैंने समझाया था कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है कहाँ? यहाँ ऑक्सीजन है, जहाँ क्या है? ऑक्सीजन। और ये जो रक्त यहाँ से गया है ये कैसा है? अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त। तो यहाँ से जो अशुद्ध रक्त गया, ध्यान देंगे, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त गया वह इन ऑक्सीजन से संयोग कर लिया। इस ऑक्सीजन से क्या कर लिया? संयोग कर लिया। और अब कैसा हो गया ये रक्त? ऑक्सीजन युक्त रक्त हो गया। कैसा रक्त हो गया? ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, तो यहाँ से गया फेफड़ों में और यह अशुद्ध था। कैसा था? यहाँ से अशुद्ध ही आया है ना, शरीर से कैसा रक्त आया है? अशुद्ध। और अशुद्ध रक्त हम किसको कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त को। कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त जो है वह अशुद्ध रक्त है। तो यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, कहाँ आया? निलय में। निलय से गया कहाँ? फेफड़ों में। अब तक अशुद्धि है, फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन से संयोग किया। फेफड़ा में जाने के बाद ऑक्सीजन से संयोग किया। ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद क्या हो गया? शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब वह शुद्ध हो गया मतलब ऑक्सीजन जनित हो गया। शुद्ध हो गया मतलब कैसा हो गया? ऑक्सीजन जनित। तो अब फुफ्फुस सीरा द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस सीरा द्वारा आएगा कहाँ? अलिंद में। यहाँ आ रहा है ना, अलिंद में। कहाँ आएगा? अलिंद में। ध्यान देंगे, यह है फुफ्फुस सीरा। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त आया। फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आया? फुफ्फुस सीरा में। यहाँ से आया कहाँ? अलिंद में। अब अलिंद जब फिर सिकुड़ेगा, इसमें जब संकुचन होगा तो ये द्विदलीय कपाट के द्वारा कहाँ आ जाएगा? द्विदलीय कपाट के द्वारा कहाँ आ जाएगा? बाएं निलय में। कहाँ आ गया? बाएं निलय में। अब बाएं निलय में रक्त आ गया, ध्यान देंगे यहाँ, बाएं निलय में रक्त आ गया। अब ये क्या है? महाधमनी। आपको मैं ध्यान से समझिए, विशेष रूप से समझा रहा हूं। अब देखिए, यहां जब रक्त आ गया तो इसमें जब संकुचन होगा तो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इधर अशुद्ध रक्त आया था और इधर पूरा फिर शुद्ध रक्त चला गया। देख रहे हैं? तो ये हृदय की क्रिया विधि है। अब आपसे यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं ये देखिए।
यहां से प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है। फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त बहता है, ध्यान देंगे, नोट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आया था। महाशिरा में कैसा, तो शिरा में तो अशुद्ध ना, तो महाशिरा में अशुद्ध। लेकिन यहाँ आप देखिए कि यहाँ अशुद्ध ही था, यहाँ आया यहाँ, और जब यह प्रवेश किया, अभी भी यहाँ प्रवेश करके यहाँ फेफड़ा में जा ही रहा है ना, और फेफड़ा में जाते समय किसमें था, फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त, तो अभी अशुद्ध ही है ना, अभी तो फेफड़ा में गया नहीं है, फेफड़ा में जाने से पहले तो अशुद्ध है। तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। क्लियर। तो यहाँ अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है किसमें, फुफ्फुस धमनी में। बाकी सभी धमनी में, यहाँ देखिए महाधमनी में शुद्ध रक्त, ठीक है, जबकि महाधमनी में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, है ना। अब आगे देखिए, फिर फेफड़ों में जब शुद्ध हो गया रक्त, तो किस रास्ते से आया, किस नली से आया, किस वाहिनी से आया, तो आया फुफ्फुस शिरा के द्वारा आया ना। किसके द्वारा आया, फुफ्फुस शिरा के द्वारा आया। तो फुफ्फुस शिरा में फेफड़े से रक्त आ रहा है, फेफड़े से रक्त आता है कैसा, शुद्ध ऑक्सीजन युक्त। तो यहाँ देखिए, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, तो सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इस बात को आप नोट करेंगे कि फुफ्फुस शिरा में, पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, शुद्ध रक्त, और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। बाकी और सब अगर केवल शिरा रहे, महाशिरा रहे तो अशुद्ध, और धमनी या महाधमनी रहे तो शुद्ध। तो ये है मतलब हृदय की क्रिया विधि। ये क्या है, हृदय की क्रिया विधि। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट बात है, इसका फैलना या सिकुड़ना, संकुचन या शिथिलन, संकुचन या शिथिलन किसके द्वारा होता होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने से तो नहीं फैलाता हो, ब्लड तो खुद नहीं आ रहा है हृदय में। आप सोचिए कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा रक्त, नहीं, ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा सा दाब चाहिए होगा ऊपर की ओर आने के लिए, ठीक है। वह दाब कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन ऐसा अंग है यहाँ पर जो इसको सिकुड़ने और फैलने में सहायता करता है, जिस कारण रक्त इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आंसर हो जाएगा SA नोड, जिसको हम कहते हैं, पूरा नाम होगा SA नोड का, ध्यान देंगे, यहाँ हम लिख रहे हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, याद रखेंगे। SAN नोड जो है, इसी को कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, क्योंकि यह धड़कन को लयबद्ध करता है, धड़कन बनाने का कार्य करता है। इसमें एक बार शिथिलन, मतलब एक बार इसका फैलना, इसका एक बार सिकुड़ना, और इसका एक बार सिकुड़ना, एक बार फैलना, यह जो लयबद्ध तरीका है, एक शिथिलन और एक संकुचन मिल करके एक धड़कन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और यह धड़कन प्रति मिनट कितने बार होती है, तो लगभग 72 बार। एक मनुष्य का, एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार। अगर कोई मतलब नवजात शिशु का हृदय 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़कता है, ठीक है। अगर आप बात करें बालकों, 5 वर्ष की आयु तक का बच्चा अगर है, तो उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा, तो लगभग 120 बार, ठीक है। वृद्धों का, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनका हृदय का धड़कन जो है थोड़ा कम होता है। जितना छोटा शरीर होता है या जितने छोटे जीव हैं, उनमें हृदय की धड़कन अलग अलग होती है। ध्यान देंगे, छछूंदर में हृदय की धड़कन लगभग 1200 बार प्रति मिनट होती है, वहीं अगर एक चूहे में देखें तो लगभग 300 बार, ठीक है। आप किसी कछुए में देखें तो कछुए में लगभग 12 से 13 बार, कितना बार, 12 से 13 बार, ठीक है। और हृदय जितना कम धड़केगा, जीवन आपका उतना लंबा होता है, ठीक है। आपको इस बात को हम किसी वीडियो में बताएंगे बेहतर तरीके से। चलिए हम देखते हैं अब आगे। तो इन चीजों को हम समझ चुके हैं, हृदय क्रिया विधि हम देख लिए हैं कि हाँ हृदय कैसे कार्य करता है, ठीक है। इसको कहते हैं पेस मेकर, क्योंकि यही पेस बनाता है। धड़कन कौन बना रहा है, SA नोड। और यह कहाँ स्थित होता है, तो अलिंद शिरा छिद्र पर। यहाँ से शिरा है ना, ये क्या है, शिरा, और ये क्या है, अलिंद। तो अलिंद शिरा, यही इस छिद्र को क्या कहते हैं, अलिंद शिरा छिद्र, अलिंद शिरा छिद्र। और अलिंद शिरा छिद्र पर ही स्थित होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, और इसको हम कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं पेस मेकर। क्या कहते हैं, पेस मेकर, लिख लेंगे पेस मेकर। क्लियर। अब चलिए
अब हम बात करेंगे, ये हो गई हृदय की क्रियाविधि, ठीक है। आपको बहुत सारी बातें समझाई गई है, आप इस सब चीज को अगर नोट कर लेते हैं तो काफी फायदेमंद होगा आपके लिए, और एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे। इतनी चीजें हम बता देंगे यहाँ भी कि आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्रियाविधि हो गई। अब देखते हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त। तो यहाँ तक बहुत सारी बातें हो चुकी है शुद्ध अशुद्ध रक्त के बारे में। याद रखेंगे कि जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड जनित रक्त जो है वह अशुद्ध कहलाता है, और ऑक्सीजन जनित रोग ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वह क्या कहलाता है, शुद्ध। अब यहाँ एक चीज और जान लेंगे कि रक्त में एक विशेष भाग होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन भी दो भागों में बटा होता है, हीम और ग्लोबिन। रक्त में इसकी चर्चा होगी। तो वहां पर जो ग्लोबिन है, हीम क्या है, रंजक है, और ग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन में हीम एक तरह का रंजक है जो रक्त को लाल करता है, और ग्लोबिन जो है वह लौह युक्त प्रोटीन है। क्या है, लौह युक्त प्रोटीन, और वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करता है, वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करता है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा तो अशुद्ध, और ऑक्सीजन युक्त होगा तो शुद्ध। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। ध्यान देंगे, रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। हम यहीं पर बताते हैं, इसको नोट कीजिएगा आप। रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। पहली धमनी, दूसरी सीरा, और तीसरी रक्त केशिकाएं। आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर हम देखेंगे रक्त केशिकाओं के बारे में विशेष रूप से देखते हैं। पहले इन दोनों के बारे में समझते हैं। धमनी में पहले इसकी संरचना देख लीजिए। धमनी की दीवार मोटी होती है और छिद्र पतला होता है, जबकि सीरा का दीवार जो होता है, सीरा का जो दीवार होता है वह पतला होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसके मतलब धमनी के अंदर कोई भी पक्षमाभी पेशियां नहीं पाई जाती। जैसे समझिए कि रक्त को, जब हमारे हृदय यहाँ है और रक्त को पैरों में से भी तो रक्त को ऊपर आना पड़ता है, तो ऊपर आने के लिए जो सीरा है, ऊपर किसके द्वारा आता है, सीरा के द्वारा। तो सीराओं में कुछ ऐसी संरचना होती है इस तरह से, ये पक्ष मतलब कि इस तरह से पक्षमाभी पेशियां ऐसी संरचना बनाती है जिससे रक्त ऊपर की ओर चढ़े। रक्त कहाँ चढ़े, ऊपर की ओर चढ़े, ठीक है। तो ऐसी संरचना पक्षमाभी पेशियां सिराओं में होती है, भीतरी दीवार पर। सिराओं में भीतरी दीवार पर पक्षमाभी पेशियां होती है, क्लियर। आगे, धमनी की दीवार मोटी, सिरा की दीवार पतली। कारण क्या है कि धमनी में रक्त तेजी से प्रवाहित होता है क्योंकि पूरे शरीर में जाना है, जबकि सिराओं में धीरे धीरे आता है। तो क्या होगा, दीवार पतला रहेगा, फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगला, ये मांसपेशियों में धसे होते हैं। ये मांसपेशियों में धसे होते हैं। ये मांसपेशियों में धसे होते हैं। ये त्वचा के नीचे होती है, त्वचा के नीचे, मतलब जो दिखती है वो क्या है, वेन्स है। क्या है, वेन्स, मतलब कि सिराएं, और जो मतलब धमनियां नहीं दिखती है, ठीक है। आगे अगला पॉइंट यहां से क्या बनता है कि धमनियों में अशुद्ध मतलब शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त बहता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त, जबकि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। इस बात को याद रखेंगे। तो ये हो गई बातें। यहां से हम देखेंगे
अब रक्त केशिकाओं के बारे में देखते हैं। देखिए हम ये जो बड़ी बड़ी धमनियां निकलती हैं शरीर में, बहुत सारी धमनियां शरीर में के सभी भागों में पहुंचती है, लेकिन क्या आपको पता है कोशिकाएं तो बहुत छोटी है, तो कोशिकाओं के अंदर तो रक्त को जाना है, तो वहां पर उसके अंदर ये मोटी मोटी पाइप या नलियां जा पाएंगी तो नहीं। तो ये नलियां मतलब कि सिराएं और धमनियां, सिराएं और धमनियां दोनों जब एकदम पतली नलियों के रूप में, जब सिराएं और धमनियां दोनों एकदम पतली रूप में कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाती है, इतनी पतली पतली नलियां बन जाती है, तो उन पतली पतली नलियों को रक्त वाहिनियों को हम कहते हैं रक्त केशिकाएं। ठीक है, और एक चीज और जान लेंगे कि सिराओं और धमनियों को जोड़ने का कार्य भी कौन करता है? रक्त केशिकाएं करती है। सिराओं और धमनियों को जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? तो रक्त केशिकाएं करती है। ठीक है, तो ये हो गई रक्त वाहिनियों के बारे में चर्चा। ठीक है, अब रक्त दाब देख लीजिए। तो देखिए यहाँ से जब पेसमेकर के कारण मतलब साइनोऑडिक्यूलर नोड के कारण इसमें एक बार संकुचन शीतलन होता है तो रक्त पर दबाव पड़ता है, ब्लड पर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। मतलब रक्त जो है वो आते समय जाते समय एक तरह का दबाव बनाती है। ठीक है, और उस दबाव को हम मापते हैं पारा के मतलब कि सामान्य ताप एवं दाब पर पारा के mm में मापते हैं। ठीक है, तो उस mm में मापने के बाद हम देखते हैं कि सामान्य रक्त का जो दाब होता है वो 120/80 होता है, 120/80। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है तो 120/80। इसे मापने के लिए, रक्त दाब मापने के लिए एक यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसे कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और इस मशीन की आवश्यकता पड़ती है। और धड़कन जांचने के लिए, किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप को, मतलब स्टेथोस्कोप जिसको हम आला कहते हैं। डॉक्टर को आपने देखा होगा, डॉक्टरों के पास कान में लगाते हैं और एक सिरा होता है। ठीक है, तो आला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। अगला पॉइंट क्या बनता है कि हृदय के धड़कन का क्रमबद्ध संकुचन और शीतलन से जो धड़कन बनती है, ठीक है, इसको एक ग्राफ के द्वारा मतलब कि दिखाया जा सकता है। ठीक है, और उस ग्राफ को हम किस यंत्र से मापते हैं? हृदय के ग्राफ को, धड़कन के ग्राफ को हम किस यंत्र से मापते हैं? तो उस यंत्र को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखेंगे, यंत्र क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जबकि इस यंत्र से जो ग्राफ निकलता है, उस ग्राफ को क्या कहते हैं? तो उस ग्राफ को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उस ग्राफ को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जबकि मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो ग्राफ निकलता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसका फुल मतलब कि शॉर्ट नेम होता है ECG। क्या होता है? ECG। तो इन बातों को हम समझ चुके हैं, रक्तदाब भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हृदय से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में आपको पूरा यहाँ समझा दिया गया है। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ देख रहे होंगे कि हृदय के एक भाग में रक्त आता है, ठीक है, और फिर जाता है फेफड़े तक, फिर दूसरे भाग में आता है और चला जाता है। इस तरह से रक्त शुद्ध होने से पहले और शुद्ध होने के बाद 2 बार हृदय से गुजरता है। हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार। ठीक है, तो जब 2 बार गुजरता है हृदय से, इसलिए इसको हम कहते हैं दोहरा परिसंचरण। क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण। हृदय में रक्त के 2 बार गुजरने के कारण ही हम जो परिसंचरण तंत्र है हमारा, उसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण, मतलब परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और ऐसा किन में होता है? तो ऐसा होता है मतलब स्तनधारी वर्ग में और पक्षियों में। स्तनधारियों और पक्षियों में। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो मैंने पहले ही बताया था कि आपको बताया जाएगा। स्तनधारियों में और पक्षियों में हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। ठीक है, 2 अलिंद और 1 मतलब 2 निलय। क्यों? क्योंकि स्तनधारी जो होते हैं वे होते हैं समतापी। कैसे होते हैं? समतापी।
मतलब कि हमारा शरीर जो है, हम लोग स्तनधारी है, हमारा शरीर जो है वो किसी भी ताप में समान तापमान बनाए रखता है। इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है। या हम लोग ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, ठीक है, तो हमें ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ ऊर्जा ज़्यादा चाहिए वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति भी ज़्यादा चाहिए। पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं, उड़ने में उनको ज़्यादा ऊर्जा लगती है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा ऊर्जा के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन जाएगा ऊर्जा का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा ऊर्जा जहाँ चाहिए वहाँ पर हृदय में कक्षों की संख्या अधिक होगी, है ना। जैसे मनुष्यों में याद रखेंगे, लिख लेंगे, मैमेलिया वर्ग, मैमेलिया मतलब स्तनधारी, और एवीज मतलब पक्षी। तो मैमेलिया और एवीज दोनों के हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष? 4 कक्ष। आप समझ चुके होंगे, ज्यादा ऊर्जा खपत होती है तो ज्यादा ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिलता नहीं है, यहाँ से जब गया और फिर दूसरे नली के द्वारा आ रहा है, ठीक है। वही हम देखें उभयचर और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप, उभयचर और सरीसृप, एम्फीबियंस और रेप्टिलिया, एम्फीबियंस और रेप्टिलिया इंग्लिश में आप। उभयचर और सरीसृप जो है उनका जो शरीर का तापमान होता है वो वायुमंडल में तापमान परिवर्तन के साथ उनके शरीर का तापमान भी बदल जाता है, ठीक है। मतलब वो विषमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमतापी, कोल्ड ब्लडेड। तो उनको ज़्यादा ऊर्जा अपने शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए उनके शरीर मतलब कि उनके हृदय में मात्र 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3। लेकिन एक जानवर होता है मगरमच्छ, आपको पता है मगरमच्छ 6 महीने तक भूखा रह जाता है, ठीक है। तो उनमें उसमें ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होना आवश्यक होता है, ठीक है। कीचड़ में ऐसे ही पड़ा रहता है 6 महीने तक। जब फिर पानी आती है, मतलब जब बारिश का मौसम आता है और जब पानी आता है फिर वहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं, फिर उसे खा करके वो जीवित रहता है। तो इस तरह से मगरमच्छ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने वेश? 4 वेश होते हैं। याद रखेंगे कि इसीलिए इसको बार बार प्रश्नों में पूछा जाता है, और सबका नहीं पूछेगा, मगरमच्छ का पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि सरीसृप है और सरीसृप में तो 3 पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 कक्ष होते हैं हृदय में। अगला है मछलियों के हृदय में पिसीज, मछली वर्ग पिसीज वर्ग कहलाते हैं। अब मछलियां क्या है कि पानी में रहती है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है। और पानी में तैरने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर के किसी विशेष भाग को बस झुलाते रहना पड़ता है और वो तैरती रहती है, ठीक है। तो उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, अतः उनके शरीर मतलब उनके हृदय में मात्र 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? मात्र 2 कक्ष होते हैं। तो इन बातों पर आधारित आज का वीडियो था, और आज ये पूरे मतलब मैंने जो भी बातें थी मानव हृदय से संबंधित उन सबको बता दिया है। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, वैसे लोगों तक पहुंचा दीजिए जो इस वीडियो के मतलब जिनके लिए यह वीडियो आवश्यक होगा। तो धन्यवाद।